गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसा रहा आपका संडे। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। रे ऑप्टिक्स इसके बाद करेंगे। कायदे से रे ऑप्टिक्स करना था, लेकिन रिपीटर बैच का भी कुछ प्लान है साथ में करने का, है ना, कराने का रे ऑप्टिक्स, इसीलिए अभी उसको रोक दिया गया है। तो पढ़ना है कोई भी, हम कभी भी कर सकते हैं। तो उस वेव ऑप्टिक्स के बाद रे ऑप्टिक्स करेंगे और मॉडर्न फिजिक्स करेंगे। ठीक है। चलिए, तो वेव ऑप्टिक्स में पहले तो ये देखते हैं कि ये ऑप्टिक्स के दो ब्रांच क्यों हैं। कोई बताएगा मुझे, ऑप्टिक्स को आपने दो में क्यों पढ़ाई शुरू की है। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दो में क्यों पढ़ा है, कुछ रीजन है इसका। ऑप्टिक्स को आपने रे और वेव दो में क्यों किया है। ऑप्टिक्स को आपने डिवाइड क्यों किया है रे और वेव में। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, अच्छा। डुअल नाइट लाइट ऑफ लाइट नेचर के लिए हम उसको अलग अलग फिनोमेना में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। बट क्या कोई कंडीशन है क्या, दोनों ब्रांच को अलग करने की कोई कंडीशन है। दोनों ब्रांच को अलग करने की कोई कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो कंडीशन ये है, देखो कि ऑप्टिक्स को जो हम दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, है ना, रे और वेव में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, उसका रीजन क्या है वो देख लो आप। इनफैक्ट कायदे से देखा जाए तो दो पार्ट नहीं है ना, दो पार्ट नहीं है, इसके तीन पार्ट हैं। इसके तीन पार्ट आप बोल सकते हो। इसके आप तीन पार्ट बोल सकते हो कायदे से, अगर बहुत। मैं भी देख रहा हूं वीडियो नहीं आ रही, बफरिंग चल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्लास रिज्वाइन करो भाई, सभी लोग क्लास फिर से रिज्वाइन करो। देखो, क्लास रिज्वाइन करो सभी बच्चे। अभी लास्ट क्लास में भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, एक बार क्लास रिज्वाइन कर लो, शायद वो ठीक हो गई थी। एक बार क्लास रिज्वाइन कर लीजिए। एक बार क्लास रिज्वाइन करिए एक बार। अभी आ गया क्या बच्चों। ठीक है।
अब क्लियर है सभी को? चलिए, तो वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड इट एक्सप्लेन इट ओनली एक्सप्लेन फिनोमेना like reflection and refraction. तो ऑप्टिक्स में आप दो ही फिनोमिना पढ़ते हैं, ठीक है? कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बाकी फिनोमिना आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, मतलब बाकी फिनोमिना और रे ऑप्टिक्स में या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो रे ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या फिनोमिना लाइट का मिलेगा देखने को? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और ऐसा कब होगा? जब जो ऑब्स्टेकल है ना, जो ऑब्स्टेकल है मतलब लाइट जहां से आ रही है उसका जो डायमेंशन है मतलब वेवलेंथ है वो जिस पे गिर रही है उस ऑब्स्टेकल से बहुत ही छोटा है या ऑब्स्टेकल का डायमेंशन बहुत बड़ा है। इसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स में फिर क्या है? उल्टा है। वेव ऑप्टिक्स में हम वो फिनोमेना डिस्कस करते हैं जिसमें लाइट का जो वेवलेंथ है वो कॉम्परेबल हो जाता है, ठीक है? जो अपना लाइट का वेवलेंथ है वो कॉम्परेबल हो जाए ऑब्स्टेकल से। ऑब्स्टेकल के साथ मतलब मान लो आप जिस पे लाइट गिर रही है उसका जो डायमेंशन होगा और लाइट का जो वेवलेंथ का डायमेंशन, वो दोनों में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस में जो हमें फिनोमेना देखने को मिलेगा वो वेव ऑप्टिक्स के थ्रू आप हैंडल करोगे। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस अबाउट द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है? ये फंडामेंटल आपको जानना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल है ना इज कॉम्परेबल to wavelength of light, comparable to wavelength of light, comparable to wavelength of light, ठीक है? तो ऐसे में जो हमें ब्रांच जो डील करेगी वो क्या है, जिसके लिए हम पढ़ेंगे वो वेव ऑप्टिक्स है, ठीक है? तो कॉम्परेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब इसमें आप ये बोल सकते हो कि ऐसे में क्या होता क्या है वो समझ लो। जो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन की जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है, ठीक है? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन की जो थ्योरी है वो अपना फेल हो जाता है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, भाई जो नहीं पढ़ाया है जनरेटर ट्रांसफॉर्मर मैंने पढ़ने के लिए बोला है। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी मैं सब 15-15 10-10 मिनट के वो टॉपिक हैं मैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आप खुद पढ़ के भी शायद मतलब हर्डल फेस करो उसको कर लेते हैं। तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉम्परेबल। मुझे पता है कि मैंने कौन सी चीजें नहीं टच की हैं, इसीलिए नहीं किए कि वो अंडरस्टूड है कि वो आप कर लोगे। ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर, और जनरेटर में मैंने क्या नहीं बताया यार, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी उस कॉइल को रोटेट करने पे लगता है। मैथमेटिकल चीज यही है। बाकी उसके एक्यूमुलेटर, ब्रशेस और उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो आप पढ़ के रट सकते हैं, कुछ खुद भी करिए, ठीक है? नहीं तो उस चक्कर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है छूट जाएंगे जिसमें क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉम्परेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है? तो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अपना कॉम्परेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होगा। और इस केस में फिर क्या होगा? देन रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, मतलब अब वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी लाइट, ये पॉसिबल नहीं है। ये केवल तभी पॉसिबल है जब हम ऐसा मान रहे हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन तभी पॉसिबल है जब जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है, जो साइज जिस पे लाइट गिर रही है वो बहुत बड़ा हो, उस केस में आप मान पा रहे हो। नहीं तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉम्परेबल टू
वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, rectilinear propagation not possible, is not possible in this case। ठीक है, तो जब साइड ऑफ ऑब्स्टेकल अपना बहुत बड़ा नहीं होगा, कॉम्पेरेबल होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड फिनोमेना लाइक ये कौन कौन से फिनोमेना और एक्सप्लेन कर पाता है? लाइक रिफ्लेक्शन, इससे भी आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसके अलावा ये तो ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी करता था, इंटरफेरेंस, तो ये सब फिनोमेना आप पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, एक्सप्लेन बाय वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स से आप ये फिनोमेना एक्सप्लेन कर पाएंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जो आप रे ऑप्टिक्स से नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये फिनोमेना आप रे ऑप्टिक्स से नहीं कर पाओगे, फिर ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से नहीं कर पाएंगे, ये आप किससे कर पाएंगे? वेव ऑप्टिक्स से। क्लियर है सभी को? चलिए, ये जो है ये नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, बट जान लीजिए। क्वांटम ऑप्टिक्स की बात ये हो रही है कि देखिए कोई भी लाइट का वो फिनोमेना, ठीक है, कोई भी लाइट, अब वेव ऑप्टिक्स भी कुछ फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी, तो इसीलिए क्वांटम ऑप्टिक्स मैंने लिख दिया है। तो क्वांटम ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, वो फिनोमेना हम देख पाते हैं जहां पे लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, है ना, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में लाइट का जहां एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, उस केस में हम वेव से भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमने क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करेंगे, है ना। तो फिनोमिना जैसे आप बोल सकते हो, फिनोमिना एसोसिएटेड विथ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं कि क्वांटम ऑप्टिक्स में आप पहले ये लिख लो कि क्या बोलते हो, एज्यूम, इसका बेस्ड ऑन एजम्पशन या एज्यूम, इसमें क्या एज्यूम किया जाता है, दैट लाइट एसोसिएटेड विथ ए क्या, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। लाइट को आप क्या बोलते हो कि एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, और उस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल में जो एनर्जी है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल को आप एज्यूम दैट लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। ये आपने पढ़ा भी है, कॉल्ड फोटोन, है ना, आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा फोटोन, है ना, कि फोटोन क्या है, फोटोन अपना क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी, है ना, E इक्वल टू एच न्यू, तो फोटोन। तो एज्यूम दैट लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन, है ना। तो इसी पे बेस्ड है ये थ्योरी। दूसरा, इट एक्सप्लेन फिनोमिना ऑफ लाइट related to emission or absorption of light, like क्या क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
क्रॉम्पटन इफेक्ट, तो ये सब आप क्वांटम ऑप्टिक्स से बात कर लेते हो। तो ये अपना एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें जो हमें पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में, वो इंटरफेरेंस पढ़ना है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, तो अब उस पर आ जाते हैं। इंटरफेरेंस, तो वेव का हमें कौन सा इंटर फिनोमिना पढ़ना है? इंटरफेरेंस। तीन फिनोमिना हम पढ़ेंगे इसमें वेव में। एक इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, दूसरा डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और तीसरा पोलराइजेशन पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस जो है वो आईआईटी एडवांस और मेंस दोनों के सिलेबस में है, बट डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो काफी छोटा टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, वो अपना केवल जेई मेंस में। ठीक है, चलिए भाई, क्वांटम इफेक्ट का आइडिया आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में ले चुके होगे आई थिंक, है ना? नहीं अगर ले चुके हो तो मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो आपको मैं थोड़ा उसमें बता दूंगा, या जब फोटो इलेक्ट्रिक और क्वांटम इफेक्ट उसी समय बता दूंगा। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं, इंटरफेरेंस। देखिए, इंटरफेरेंस कोई नई चीज नहीं है। नई चीज इसलिए नहीं है, इंटरफेरेंस का मतलब है कि दो वेव का आकर जुड़ना। दो वेव को आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, या दो वेव आ रही हैं किसी पॉइंट पे इंटरफियर कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरफियर कर रही हैं उसका नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना? तो यहां पर अपने पास हम एक तरीके से दो वेव को ऐड कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट में बताया है कि दो साइनसोइडल फंक्शन को हम कैसे ऐड करते हैं, बताया था, याद करो। अब आप ईएम वेव भी पढ़ चुके हो, तो जब ईएम वेव पढ़ चुके हो, है ना? अच्छा नहीं, उससे पहले थोड़ा और भी बात करते हैं वेव के बारे में। थोड़ा एक और भी जान लीजिए, आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाइजन प्रिंसिपल, वो भी बता ही देता हूं, एक लाइन में पूछा जाता है। तो कुछ टर्मोलॉजी पहले जान लीजिए, वेव फ्रंट। कुछ टर्मोलॉजी जान लीजिए पहले, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट किसे कहते हैं? तो वेव फ्रंट कहते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ठीक है, तो लोकस तो सभी बच्चे मैथ्स में समझते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट अपना ऐसा होता है कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जहां पे हमारे जो पार्टिकल हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। फेज तो आपको बताया था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना? के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। तो वो जो फाई है वही अपना फेज डिफरेंस जो आप बोलते थे, वही अपना क्या है? वो अपना फेज डिफरेंस जीरो होगा, है ना? तो किसी एक वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, उसका जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज आर कॉल्ड वेव फ्रंट। ये इसका मीनिंग है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट सोर्स है हमारे पास, अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट अपना होगा वो स्फेरिकल होगा। लाइन सोर्स और सोर्स एट इंफिनिटी, ये कई बार आपको पूछा भी गया है, मतलब जेई मेंस या बोर्ड के लिए बता रहा हूं। ये तीन का आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए जान लीजिए कि पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं, है ना? लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होते हैं।
मतलब वेव जो है आगे जो प्रोसीड करता है ये वेव फ्रंट के फॉर्म में प्रोसीड करता है, ये मतलब है ना। सोर्स एट इंफिनिटी ये होते हैं पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेन्स। वेव फ्रंट्स के फॉर्म में लाइट जो है आगे, अच्छा पोलराइजेशन इंक्लूड कर दिया गया है। पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन शायद पिछले साल से आईआईटी एडवांस में भी इंक्लूड किया गया है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। पढ़ना तो हमें सभी है भाई मेरे, ठीक है, इसीलिए पढ़ना सब है। अभी तक नहीं था, लास्ट ईयर शायद कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिक इंक्लूड किया था, हाँ ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक इंक्लूड किया था, तो उसमें हो सकता है कि डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को भी एड ऑन किया है। तो सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस में पैरेलल प्लेन्स हो जाएंगे। तो देखिएगा, तो ये सभी बच्चे समझ रहे हैं कि अगर पॉइंट सोर्स है, ये कुछ आपको ऐसा नजर नहीं आता जो तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, तो कोई रिलेट करके बताएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन सा सरफेस पढ़ा था तुम लोगों ने? इक्विपोटेंशियल। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता था? कंसेंट्रिक स्फेयर्स, कंसेंट्रिक स्फेयर्स, है ना। उसी तरीके से लाइन चार्ज के लिए क्या होता था? कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, है ना। तो उसी तरीके से यहां पे भी आपको देखोगे कि वेव जो है आपको जो मिलेगी वो कंसेंट्रिक स्फेयर्स के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। ये डिस्टरबेंस, ये जो डिस्टरबेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना, वो जैसे पानी में आप रिपल्स बनते हैं और वो डिस्टरबेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसी तरीके से ये भी है। और यहां पे एक बात का ध्यान रहे कि जो वेव प्रोपागेशन है वो हमेशा जो है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती थी, है ना, इक्विपोटेंशियल के, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इक्विपोटेंशियल के हमेशा क्या होती थी? परपेंडिकुलर होती थी। उसी तरीके से जो अपना जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रही होगी, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रही होगी वो हमेशा जो होगा क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट के। वेव फ्रंट के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट है। यही मैं आपको हाइजन प्रिंसिपल्स भी आप यहीं से समझ सकते हैं। हाइजन प्रिंसिपल में क्या है अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये मेन सोर्स है। तो हम ये मान के चलते हैं कि, चलिए उसको अलग से बता दूंगा, ये पॉइंट सोर्स के लिए है, ठीक है। अगर लाइन सोर्स की बात करते हैं आप, तो लाइन सोर्स के लिए अपने पास क्या हो जाएगा? कोई लाइन सोर्स है तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कंसेंट्रिक सिलेंडर्स होंगे वो हमारे वेव फ्रंट्स के तरीके से काम करेंगे। तो एक कंसेंट्रिक सिलेंडर जैसे आपने बनाया है यहाँ पे, ये लाइन सोर्स है, तो ये वेव फ्रंट आपको ऐसा कुछ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट वेव फ्रंट जो है कोई नया सिलेंडर होगा, है ना। तो ये अपना लाइन सोर्स था। तो ये टेढ़ा हो गया है थोड़ा।
तो इसे आप लाइन सोर्स यहाँ पे बना लीजिए कोई। ठीक है, तो इस लाइन सोर्स का ये अपना कंसेंट्रिक सिलेंडर्स है, ये लाइन सोर्स है अपना, दिस इज योर लाइन सोर्स। तो वेव फ्रंट्स जो है आपके, ये वेव फ्रंट्स हैं, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, ये वेव फ्रंट है पॉइंट सोर्स का। ये पॉइंट सोर्स होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो यहां से अपने पास क्या होगा कि अब कोई वेरी लार्ज डिस्टेंस पे, मतलब इन्फिनिटी पे रखे हो, कोई पॉइंट सोर्स आपका जैसे सन है, तो इन्फिनिटी से लाइट सोर्स आ रही है, तो इसके जो आप वेव फ्रंट्स आप बोलोगे, वो आप बोल दोगे क्या, इस तरीके से परपेंडिकुलर प्लेन। हमेशा प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट, हमेशा जो है प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होगा अपना वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट हमेशा जो है परपेंडिकुलर होगा प्रोपागेशन के। तो ये जो वेव फ्रंट है, ये अपना वेव फ्रंट है, प्लेन है अपना वेव फ्रंट। ठीक है, लाइट प्रोपागेट हो रही है फ्रॉम इनफाइनाइट सोर्स। तो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट वेव फ्रंट। अब इसमें जो भी आप लोकस लोगे, ठीक है, जो भी आप इसमें लोकस लोगे, यहां पे मान लो आप कोई पॉइंट ले रहे हो, यहां पॉइंट ले रहे हो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, तो इन्हीं सभी के लोकस को हम वेव फ्रंट बोल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं सभी के लोकस को हम क्या कह रहे हैं, वेव फ्रंट बोल रहे हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको देख रहे हैं, ये सब जो है वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज है। और हाइजन ने ये कहा था, इसी को हाइजन प्रिंसिपल से आप बोलते हैं, हाइजन ने ये कहा था अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं क्लास, ठीक है, आपके ऊपर है, बट ये आपको पढ़ाया ही जाएगा दूसरे बैच में अगर आप हैं तो यहाँ पर अपने पास हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सब जो है क्या होंगे आगे वाले के लिए, जैसे इसके लिए ये प्राइमरी सोर्स की तरह काम करेगा, सेकेंडरी सोर्स की तरह, ये तो अपना मेन सोर्स है, तो इससे इस वेव फ्रंट के लिए पीछे वाला जो वेव फ्रंट होगा, आगे वाले वेव फ्रंट के लिए जो पीछे वाला वेव फ्रंट होगा, उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे दे आर एक्ट्स एज ए सोर्स फॉर द सेकेंडरी सोर्स फॉर द मतलब फॉरवर्ड वेव फ्रंट। तो हम ये बोलेंगे कि ये वेव फ्रंट यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं, इसके वजह से निकला है। ये वेव फ्रंट कहाँ से निकला है, ये इस वाले सोर्स के वजह से निकला है। ठीक है, और ये प्राइमरी सोर्स से निकला है। तो जितने भी वेव फ्रंट्स आगे प्रोसीड कर रहे हैं, वो जस्ट अपने पीछे वाले, जस्ट उसके पीछे वाला जो वेव फ्रंट है वो आगे वाले के लिए एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। ये हाइजन ने बताया था। ठीक है, ये हाइजन ने हमें बताया था। तो ये भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि बोर्ड आपको देना भी है। ठीक है, बहुत बच्चे जो है इसी सब छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो बोर्ड में स्कोर गंदा आ जाता है, हमेशा के लिए रिज्यूमे खराब हो जाता है। तो इन सब का भी ध्यान रखिएगा। तो हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था, दो तीन पॉइंट्स बताए थे उन्होंने यही कहा था कि ऑल द एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, है ना, मैं लिख भी दे रहा हूं, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी फोर्स फॉर द न्यू कमिंग वेवलेट्स, है ना। तो वेवलेट्स बोलते हैं जो आगे वाले वेव फॉर्म का जो कलेक्शन है, मतलब बहुत सारे वेव फॉर्म्स के आपके जो कलेक्शंस है उनको हम वेवलेट्स बोलेंगे। देखिएगा,
एक्स एज ए सोर्स ही लिख लो। न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड वेवलेट्स, मतलब ये पूरा जो डिस्टर्बेंस है सेकेंडरी वेवलेट्स। अभी बताता हूं डायग्राम ड्रॉ करके। वेवलेट्स क्या है, ठीक है, वेवलेट्स क्या है, वेवलेट्स अपनी जो भी अभी बता रहा हूं, थोड़ा डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये तो फंडामेंटल चीज तो समझ गए आप कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्स एज ए न्यू डिस्टर्बेंस, एक्स एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। द फॉरवर्ड इन्वॉल्व, अब इसमें दोनों होंगे कि वेव तो आगे भी जाएगी पीछे भी जाएगी, वेव आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी, लेकिन हम आगे वाले को लेंगे, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड इन्वॉल्व होगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, द फॉरवर्ड इन्वॉल्व, तो फॉरवर्ड जो इन्वॉल्व होगा एक्ट्स एज ए ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, ऐसे भी लिख लो, ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट gives the new wave front, gives the new wave front। अब देखो मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा वेवलेट क्या चीज है। मान लीजिए आपके पास कोई यहां पर एक सोर्स है, लाइट का सोर्स है ना, यहां पे कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है। ये वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट कर रहा है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मान लेते हैं इमिट कर रहा है, ठीक है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इसने इमिट किया और उस स्फेयर का मैं कोई पार्ट बना रहा हूं, बस इतना। अब क्या होगा कि ये अपना एक वेव फ्रंट जनरेट हो गया। अब यहां पे मान लो यहां पे जो एक सोर्स लिया, तो इसके वजह से अब ये नया अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा, ठीक है। ये नया अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। तो ये जो आप कलेक्शन ऑफ जो ये स्फेयर्स देख रहे हो ना, ये सब वेवलेट्स है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ आप स्फेयर्स देख रहे हो, ये अपने क्या है, वेवलेट्स हैं। अब इन नेक्स्ट वेवलेट पे है ना, इस पे आप टेंजेंट खींचोगे। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि यहां से जो भी अपने पास ये सोर्स होगा, एक मिनट इसको ऐसे कर लो, ये आगे भी होगा पीछे भी होगा, तो बेटर है कि एक और बनाने के जगह पे मैं इसी को तो ये प्राइमरी था। अब ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो सेंटर्स है ना इनके, इस सेंटर्स को आप ज्वाइन करोगे तो एक वेव फ्रंट बनेगा, एक वेव फ्रंट बनेगा एस। हाँ, अभी मैं कर रहा हूं, ये प्राइमरी सोर्स है। अब यहां से आपने ये किया, मान लो यहां से लाइट ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही होगी, सब परपेंडिकुलर होगी, रेडियल डायरेक्शन में है सब, है ना, ये सब रेडियल डायरेक्शन में। मैं कुछ ही दिखा पा रहा हूं, मान लीजिए 3 दिखा दिया है, बाकी और भी होंगी सभी के लिए, ये ऐसे जा रही होंगी। तो यहां के लिए अब आपके पास ये फॉरवर्ड, ये वेव फ्रंट, ये जो जितने एस है ये एस डैश होगा,
तो ये भी एक पॉइंट सोर्स ही तो है, तो ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट करेगा, बट इस स्फेरिकल वेव फ्रंट पीछे भी होगा ना और आगे भी होगा। तो अब आप इसको क्या करोगे, यहां पे जो कॉमन टेंजेंट होगा इन सभी वेवलेट्स, इनको हम वेवलेट्स कहेंगे, इन सभी वेवलेट्स से आप इनके सरफेस से एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो और यहां पे भी एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये जो कॉमन टेंजेंट से जो सरफेस बनेगा ना, ये अपना हो जाएगा क्या, वेव फ्रंट। ये अपना हो जाएगा वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड योर वेव फ्रंट। है, समझ गए होंगे, ये अपना हो जाएगा वेव फ्रंट। क्लियर है। तो यहां से अब आप बता सकते हो, इस तरीके से आगे अपना बढ़ते जाएगा। क्लियर है। तो इसमें ये वेव फ्रंट होगा और ये जितनी भी आपको स्फेयर्स दिख रहे हैं ये सब आपके वेवलेट्स कहलाएंगे, ये सब आपके वेवलेट्स कहलाएंगे। तो हाइजन ने ये कहा था कि ये जो है सोर्स की तरह काम करेंगे। मान लीजिए इनका वेव प्रोपागेशन स्पीड v है, वेव प्रोपागेशन स्पीड v है, तो मान लो यहां से ये t इक्वल टू 0 अगर लेते हो, तो t इक्वल टू 0 से आगे कितना प्रोपागेट हुआ, ये रेडियस कितना होगा, आप इसकी बात करो यहां पे। चलो इसको मैं हटा ही दे रहा हूं, ये वाली चीज अभी ये हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मान लो यही सोर्स है, तो ये t इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो यहां से ये आगे वेव फ्रंट, फॉरवर्ड वाले इन्वॉल्व के लिए वेव फ्रंट बोलेंगे, पीछे वाले के लिए नहीं, पीछे वाले के लिए नहीं, आगे वाला हमारा वेव फ्रंट होगा। वेवलेट के पीछे वाला वेव फ्रंट नहीं होगा, आगे वाला फॉरवर्ड इन्वॉल्व जो होगा उस पे जो टेंजेंट खींचोगे दैट इज योर नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो ये मान लो सोर्स है, अब ये अपने पास एस डैश है, ये आगे वाले के लिए अब सेकेंडरी सोर्स मतलब नेक्स्ट वेवलेट का के लिए सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये t इक्वल टू 0 है और ये t इक्वल टू t है, और ये मान लो वेव प्रोपागेशन v से जा रहा है, ये v से स्पीड से प्रोपागेट कर रहा है। तो ये रेडियस आप लिख सकते हो vt, ये रेडियस आप क्या लिख सकते हो, vt लिख सकते हो। v जो है स्पीड ऑफ लाइट अगर है, या स्पीड जिस मीडियम में है उसमें है तो आप वो बता सकते हो। अगर एयर है तो ct लिखना, जिस मीडियम में वो vt होगा। तो यही चीज इन्होंने बताई है। ये वेव फ्रंट होगा, ये अपना प्राइमरी सोर्स होगा, यहाँ पे अपने पास आएगा ये सेकेंडरी सोर्स। ये सारे जितने भी होंगे ये सब अपने क्या हो जाएंगे, ये अगर s है तो ये s डैश होता जाएगा। समझ गए होंगे, आई थिंक इतना काफी है। तो इतनी बात ही आपको जाननी है, बाकी क्लियर है। तो ये अपने पास वेव फ्रंट हो जाएगा। चलिए, तो ये था अपना हाइजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फिनोमेना पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 80% क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं, दैट इज इंटरफेरेंस। आईआईटी एडवांस का मतलब फेवरेट टॉपिक रहा है। कई बार उन्होंने एक से एक क्वेश्चन पूछे हैं, अभी बंद है। इंटरफेरेंस में आपको क्या समझना है, तो इंटरफेरेंस जो अपना टॉपिक है, RENC कर लो, ठीक है। तो इंटरफेरेंस जो अपना टॉपिक है उसमें आपको यही समझना है कि दो वेव आकर इंटरफियर करेंगे। इंटरफियर करने का मतलब आप उनको क्या कर रहे हैं, बाई सुपरपोजिशन। इसका ये मतलब है कि जहां पे वो इंटरफियर कर रही हैं वहां का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ईएम वेव पढ़ रहे हैं आप, ये जो अब आप पढ़ रहे हैं जितना, ये ईएम वेव का सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं। अभी अभी आपने ईएम वेव पढ़ा है। लाइट हमेशा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये सभी बच्चों को पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करेंगे, मानते हैं। तो यहाँ पे सारी कहानी जो है इंटरफेरेंस में हम ईएम वेव से लेके चलेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है S1। अच्छा, इसमें भी दो आपको
टर्म्स आएंगे जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो पहले वो क्लियर कर लें। कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स। चलिए पहले इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल देख लीजिए। प्रिंसिपल है, मान लीजिए दो है, E इज इक्वल टू E01 साइन ओमेगा टी। एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और दूसरा है E1 है, ये E2 है, वो है E02 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आप पढ़ चुके हो, आपने एसी में पढ़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो अब आप यहां से बता सकते हो कि E01 और E02 दो हैं। मान लीजिए ये दोनों जो है क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे इंटरफियर करने के लिए जा रहे हैं। पूरे इंटरफेरेंस का बेसिक फंडामेंटल थ्योरी यही है भाई, तो ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी तो सब वेरिएशन है। तो मान लीजिए हमारे पास दो लाइट सोर्स हैं, S1 और S2, ठीक है। और यहां से जो लाइट रे है, एक लाइट रे, देखिए रे का मतलब क्या है, अब यहां थोड़ा एक बात और समझिए। लाइट रे हम बोलते हैं, मतलब हम ये जो ऐसे दिखा रहे हैं, लाइट ऐसे तो है नहीं, तो वेव है ना, वो वेव है। तो ये वेव अगर है मान लो, तो आप सभी को पता है कि वेव ऐसे चलेगी, है ना, ये वेव अपना ये है। तो इसके लिए ये प्रोपागेशन की डायरेक्शन है, ठीक है, जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो जो भी आप प्रोपागेशन आप दिखा रहे हो, है ना, ये जो प्रोपागेशन दिखा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, प्रोपागेशन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहां पे भी प्रोपागेशन के हमेशा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो दिखाने के लिए हम केवल स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं, इसका ये मतलब है कि ये रे की तरह आप मानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आप केवल प्रोपागेशन की डायरेक्शन दिखा रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप अगर ऐसा कुछ मानते हो, तो ध्यान रखना कि ये जो केवल लाइन खींच दी गई है, इसका मतलब वो प्रोपागेशन है ना, वो प्रोपागेशन की डायरेक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। अगर केवल स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींची जा रही है, इसका मतलब V इधर है ना, प्रोपागेशन की डायरेक्शन में आप इसको बोल रहे हो, तो इसको आप एक रे की तरह बता रहे हैं। तो अब यहां से जब आप इसे इंटरफेयर कर रहे हो, तो यहां पे कोई इंटरफेरेंस हो रहा है दोनों का। देखो P पॉइंट पे हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों वेव पहुंची, दोनों वेव जो है P पॉइंट पे पहुंच गई। अब दोनों वेव P पॉइंट पे पहुंचेंगी और यहां पे इंटरफेरेंस करेंगे। तो सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इस P पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस P पॉइंट का इंटरफेरेंस का फिजिकल मीनिंग समझो, ठीक है। यहां पर ये वेव आई और इस पॉइंट को ऑसिलेट करेगी, है ना, और ये वेव भी आएगी और इसको ऑसिलेट करेगी। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों जब जाके एक साथ पहुंच रही हैं, तो इसका अपना जो है अपने प्लेन में इसको ऑसिलेट कराने की टेंडेंसी होगी, इसको अपने प्लेन में ऑसिलेट, तो इनका कोई एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, दैट इज बेसिकली बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम क्या बोलेंगे, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इसमें इंटरफेरेंस में क्या लगाते हैं, इंटरफेरेंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन, ये लिख भी दे रहा हूं, बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जिन बच्चों ने 11th में वे पढ़ा होगा वो भी ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा वो भी समझ जाएंगे, क्योंकि सबको आपको मैंने आपको फेजर बताया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सारा हम फेजर का रोल यहां पे प्ले करेंगे। तो यहां पे बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन आप क्या बोलोगे कि जो अपनी नेट फील्ड होगी, नेट यहां पर जो सुपरपोजिशन से जो अपना ER होगा, है ना, वो हो जाएगा E1 प्लस E2। तो अगर आप मैथमेटिकली इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी वेरी टफ, E01 साइन ओमेगा टी
प्लस E02 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बट यस, सभी बच्चे जो है, सभी बच्चे इसको इजीली जो है फेजर मेथड से जो फेजर एक टूल है। करंट अपना कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुआ करता था, लेकिन हमने उसको एज ए वेक्टर ट्रीट करके किया है, वो टूल है जो हमने एसी सर्किट में पढ़ा है। तो ये टूल की तरीके से आप इसको फेजर की तरीके से जब आप बनाओगे तो आप इसमें इजीली बना सकते हो कि जो जिसका फाई जीरो है उसको रेफरेंस फेजर ले लोगे, है ना, उसको आप रेफरेंस फेजर ले सकते हो। और यहां पर आप बोल सकते हो कि ये यहां पर E01 है, इसका एम्पलीट्यूड, उसको एक एम्पलीट्यूड लिया, और ये प्लस फाइव है। प्लस फाइव में क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको बिल्कुल नया नहीं लगेगा। ये E02 यही तो बताया था। तो ये अपने पास E01 है, ये है अपना एम्पलीट्यूड E02, और ये है अपना फाइव। तो अब आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहां पर P पॉइंट पे पहुंचेगा तो इनके इंटरफेरेंस जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, रिजल्टेंट इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आप यहां से निकाल सकते हो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर सकते हो। तो ये रिजल्टेंट आएगा तुम्हारा ऐसा कुछ ER, है ना। तो ER की मैक्सिमम वैल्यू, ER तो हम ER नॉट बोल सकते हो या E0R बोल सकते हो, मतलब ER की हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो E0R आप बोल सकते हैं वो वही होगा E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E01 E02 कॉस फाइव। याद है सभी को। तो ये अपने पास आ जाएगा क्या कि नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी क्या होगी, उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, E0R कॉस मतलब साइन ओमेगा टी प्लस कुछ इसका जो थीटा होगा, ये भी मैंने आपको निकालना सिखाया है कि रिजल्टेंट ने रेफरेंस फेजर से कितना एंगल बनाया होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज का ध्यान रखिए कि हमें वो फील नहीं आता जब हम लाइट की बात करते हैं। जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से वो फील नहीं आता। हम धूप में बैठते हैं तो धूप की हमें क्या फील होती है, इंटेंसिटी। धूप की हमें इंटेंसिटी फील होती है कि आज धूप जो है मतलब धूप की इंटेंसिटी कितनी है, धूप कम है कि ज्यादा है ना। तो जैसे विंटर में आप जो है बैठते हो तो धूप की इंटेंसिटी कम होती है, आपको अच्छा लगता है। अभी आपको बैठाया जाए तो एज ए पनिशमेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसीलिए ट्राई करते हैं कि इन सबको हम इंटेंसिटी के फॉर्म में करें। तो रिजल्टेंट ये हुआ, अगर इंटेंसिटी की बात करते हो तो इंटेंसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा आगे के लिए। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली, ये मैंने आप लोगों को ईएम वेव में भी आपने देखा था, आपने ईएम वेव में भी देखा था कि इंटेंसिटी जो आपने डिराइव किया था वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर किया था, याद है सभी को, इनटू सी। तो ये जो ई नॉट स्क्वायर है ये एम्पलीट्यूड ही होता था, याद है सभी को, ये एम्पलीट्यूड होता था। तो इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी हमेशा प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या हम इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में कर सकते हैं बच्चों, इसको इंटेंसिटी के फॉर्म में कर सकते हैं। 11th का कौन सा चैप्टर करोगे, अरे पहले 12th तो खत्म करें मेरे भाई, पहले 12th बहुत बड़ा है, अभी 12th खत्म करें फिर मैं आपको प्लान दे पाऊंगा। मैं बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाता क्योंकि मेरा मानना है कि जो बहुत बड़ा प्लान अगर बनाऊंगा तो फिर मैं वो प्लान सक्सेसफुली नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल छोटे छोटे प्लान बनाता हूं और उसको अचीव करता हूं, बस यही है। मैंने हमेशा से यही किया, अपने तैयारी में भी यही किया, प्रिपरेशन में भी मैं वही करता हूं कि जब आपको पढ़ाना है तो मुझे छोटे छोटे टारगेट पहले मैं अचीव करूं, उसके बाद देखेंगे।
यही था, अंडर रूट। ठीक है, मैं यार ये नीचे लिख देता हूं। E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E01 E02 कॉस फाइव। ठीक है बच्चों, अब यहां से आशीर्वाद ये भाई, हर रोज आशीर्वाद देता हूं भर भर के बोर्ड के थ्रू। ठीक है, आशीर्वाद तो हमेशा ही रहेगा आप लोग पे। तो ये अपने पास क्या है, इसको अगर स्क्वायर कर दो और इसको इंटेंसिटी के फॉर्म में दो, इस वाले फॉर्मूले पे जेई मेंस ने हर साल क्वेश्चन दागा है, हर साल क्वेश्चन दागा है। तो ये इसको आप बोल सकते हो ना, इससे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, तो इसको आप आई आर बोल सकते हो। इसको मान लो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी I1 है, इसकी I2 है, इसकी इंटेंसिटी मान लो I1 है, इसकी इंटेंसिटी मान लो I2 है। तो इसको आप प्रोपोर्शनल है तो इसको I1 बोल सकते हो, इसको I2 बोल सकते हो, प्लस ट्वाइस इसको अंडर रूट I1 I2 बोल सकते हो, और ये कॉस फाइव। तो ये आपके बहुत काम का एक फॉर्मूला निकल के आया जिसको आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में क्या होगी। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 कॉस फाइव। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको मिली, I1 या एम्पलीट्यूड जो मिला आपको किसी के फॉर्म में आप देख सकते हो, यहां पे कॉस फाई है। कॉस फाई याद रखिएगा क्या है, वो फाई क्या है, फेज डिफरेंस है ना, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव। फाई अपना क्या है, फेज डिफरेंस। वो अलग बात है कि यही अपना इनिशियल फेज भी था, एक का जीरो था फेज और एक का फाई था, तो डेल्टा फाई भी फाई ही है। डेल्टा फाई अपना जो फेज डिफरेंस है ना, हमेशा ऐसा होगा, जरूरी नहीं एक का फाई वन होगा, एक का फाई वन होगा, एक का फाई टू होगा, तो डेल्टा फाई होगा फाई टू माइनस फाई वन। यहां पर हमारा एक तरीके से जो डेल्टा फाई है ना, वो फाई के बराबर है। क्यों, क्योंकि अपना एक फाई वन जो है जीरो है और एक तरीके से फाई टू अपना फाई है। शायद समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है कि इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा कॉस फाइव पे कि हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, दो लाइट अगर आके इंटरफेयर कर रही हैं तो वहां पे अंधेरा होगा कि उजाला होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके ऊपर भी है, रियल लाइफ में भी लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव, आप बोलते हो ना कि कंस्ट्रक्टिव रहो भैया, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मत रहो। तो कंस्ट्रक्टिव रहोगे तो शायद लाइफ में कुछ उजाला मिले, और अगर आप डिस्ट्रक्टिव वे में रहोगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर भी है कि जो लाइट अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी को आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप बोलते हो कि हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, है ना, या फिर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है E0R वो अपना मैक्सिमाइज होगा। किसी से भी आप बता सकते हो। हाँ बिल्कुल बताया था भाई नीरज, आप उसको फॉलो कर लीजिए, लिफाफा छोटा ही बनाइए, फटाफट जो है कम दाम में पोस्ट भी हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि जो IR होगा वो मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम।
तो सभी बच्चों को पता है कि मैक्सिमम के लिए ये जो फंक्शन है बस इसी पे डिपेंड करेगा, बाकी तो कांस्टेंट है ना। तो दैट इज cos फाई जो होगा, cos फाई होगा वो अपना 1 होगा। दैट इज फाई जो होगा, जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं सभी बच्चे 2n पाई, यही होगा ना। जीरो जीरो हो गया, उसके बाद से 2 पाई हो गया, उसके बाद से 4 पाई हो गया। तो ये सब पे जो है अपना जो है +1 लिखिएगा, ठीक है, मतलब +1 ही है ऑब्वियसली, तभी मैंने 5 ये लिखा है। तो 2n पाई ये अपने पास हो जाएगा 2n पाई। क्लियर है बच्चों? अब यहां पे देखिए कि ये अपने पास 5 जो है 2n पाई आ जाएगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब इसमें ये चीज पाथ डिफरेंस के फॉर्म में भी बताई जाती है। पाथ डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। पाथ डिफरेंस देखिए, ये जो आपने वेव लिखा है, देखिएगा, अगर आप ये बोलते हो, ठीक है, ये जो वेव है ओमेगा टी तक मैंने लिखा था केवल। देखिए अगर आप इसको जनरल पूरा लिख रहे हो ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना, तो इसको और थोड़ा समझते हैं। पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस का ये मतलब है, देखिए क्योंकि हमें कंडीशन पार्ट डिफरेंस और फेज बहुत बच्चों को पता होगा, जिन्होंने थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। बहुत बच्चों को पता होगा, दैट इज डेल्टा एक्स, ए रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा फाई। थोड़ा सा कमेंट करके देखें कितने बच्चों को पता है, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई में क्या रिलेशन है? पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस मतलब दोनों वेव अलग अलग दूरी तय करके चली होंगी ना, एक की दूरी x1 होगी, दूसरे की x2 होगी, तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 जो बड़ा होगा दैट इज आवर पार्ट डिफरेंस। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। किसी को पता है? चलिए मैं बता देता हूं, कोई कमेंट नहीं आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि मामला संगीन है। देखिए तो यहां पर क्या है, जो अभी आपने वेव लिया था, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो वेव अभी इंटरफेयर करने को आई है, यही तो आई थी 11th में वेव में पढ़ते हैं आप लोग। तो मान लीजिए ये x है और ये पूरी डिस्टेंस है x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स्ट्रा है। पे अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये यहां से, इसकी वेव फ्रंट कहां से चली है, पूरी कहानी इसी पे टिकी है, तो ध्यान से समझ लेना। ये वेव फ्रंट ऐसे चल रहा होगा, है ना, ये स्फेरिकल पॉइंट सोर्स अगर मानते हो और ये पॉइंट सोर्स, तो अभी इसका वेव फ्रंट जब ये यहां पर होगा तो ये वेव फ्रंट अभी इसने कुछ दूरी तय कर ली होगी। ये वेव फ्रंट अभी यहां से स्टार्ट हुआ होगा तो इसने कुछ दूरी तय कर ली होगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई दीपक, बहुत बढ़िया, बहुतों को पता है, बहुत बढ़िया। तो ये जो है कुछ दूरी तय कर लिया होगा, तो इनमें एक पार्ट डिफरेंस है, ये एक्स है, तो ये अपना एक तरीके से एक्स्ट्रा वाला है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स आप कैसे करते हो, और यहां से पार्ट डिफरेंस के वजह से हमें एक इनिशियल फेज डिफरेंस मिल जाता है। कैसे? देखिए आप यहां पे बोलोगे इसके लिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड अगर है, तो फर्स्ट के लिए जब मैं अगर लिखूं, मान लो मैं एम्पलीट्यूड सेम लेके चलता हूं, वो अलग भी हो सकते हैं, ये चलो अलग ही कर लो, E01 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके लिए लिखा। दूसरे वाले के लिए E2 वो हो जाएगा E02 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के जगह पे मैं पूरा क्या लिखूंगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहीं से तुम्हें फील आ जाएगा। तो देख लो E2 जो होगा वो हो जाएगा E02। जिन्होंने 11th में पढ़ा है वेव उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं ये ब्रीफ कर रहा हूं। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये माइनस आप माइनस ले सकते हो, प्लस ले सकते हो, फेज डिफरेंस आपको मिल जाएगा।
आप प्लस लेना चाहो तो प्लस लेके चल रहे हैं तो प्लस ले लो, तो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना। और एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है देखो, के डेल्टा एक्स, देख पा रहे हो। अब ये जो y इक्वल टू E01 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये फाई के तरीके से ही तो है, ये जो आप देख रहे हो ये एक तरीके से फाई के तरीके से ही तो है भाई, ये फाई के तरीके से ही तो है। तो के डेल्टा एक्स जो तुम्हारे पास आएगा, के डेल्टा एक्स यही अपना फाई है ना। इसका फाई 0 है, फाई 1, इसका फाई 2, एक तरीके से फाई, और यही फेज डिफरेंस है, यही अपना डेल्टा फाई है यहां पर। तो के को आप तो सभी लोगों को पता है, के तो हमने यूज किया था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स वेव नंबर इज इक्वल टू डेल्टा फाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि देर इज अ रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर यहां पे आप फेज डिफरेंस को फाई ही ले रहे हो, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनिशियल वाले का फाई 1 0 है और दूसरे वाले का फाई 2 ही अपना फाई है, तो डेल्टा फाई जो है अपना एक तरीके से फाई है इनिशियल, मतलब इन दोनों में केवल इसके पास फाई है, इसका फाई 0 है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो फाई के बराबर ही होगा ना भाई, तो वही डेल्टा फाई है। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा फाई, दिस इज योर रिलेशन बिटवीन, दिस इज योर पार्ट डिफरेंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, खूब यूज करने जा रहे हैं आप इसको। तो पार्ट डिफरेंस से कैसे फेज डिफरेंस आया वो मैंने आपको बताया, ये है फेज डिफरेंस। तो ये है फेज डिफरेंस, क्लियर है। तो दिस इज पार्ट डिफरेंस एंड दिस इज योर फेज डिफरेंस। चलिए, तो इंटरफेरेंस में आपने अभी एक कंडीशन लिखी इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, तो इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी कंडीशन यहां से भी लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हैं आप, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, है ना। n यहां पे कहां से चलेगा सबको पता ही है, n यहां पे 0 1 2 3, तो इसके लिए अब आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई कैंसिल करो एंड लैम्डा। तो आपको दो इंपॉर्टेंट कंडीशन मिलती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, आइदर इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस और आइदर इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है। तो n यहां पर अपना वही है 0 1 2 3। तो आप इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस आपको कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मिलता है, और इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस n लैम्डा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस इट इज n लैम्डा, वेयर n इज इंटीजर, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो इंटरफेयर करने के लिए आ रही है, ठीक है। और फाई जो है 2n पाई, ठीक है, फाई अपना 2n पाई, ये क्लियर है सभी को। सभी बच्चों को एक क्लियर होना चाहिए कि लैम्डा ऑफ फ्रीक्वेंसी सोर्स पे, फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड ऑन सोर्स, और लैम्डा जो है दोनों हमने EM वेव ही ले रखा है, तो इसीलिए लैम्डा भी उनका सेम रहेगा। तो यहां पे अपने पास ये दो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। नाउ व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मैंने पार्ट डिफरेंस भी आपको समझा दिया, जरूरी था। व्हाट अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और कुछ बात करें कि IR आपका क्या होगा, रुको, IR मैक्स होगा, तो IR मैक्स होगा कितना, IR मैक्स होगा कितना ये भी निकाल लें। वो कितना हो जाएगा अपने पास, देखो IR मैक्स वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो IR मैक्स जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकते हो। तो ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जेई मेंस वालों ने, तो आप PYQ देखेंगे तो भर भर के पूछा है इस पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन, एक का I है दूसरे का 4I है, तो बताओ रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बता दो, एक का I है एक का 4I है ना, तो बता दो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का
क्या रेशियो। या ये भी ये बोल सकते हैं कि वो आपको इंटेंसिटी ना देकर वो आपको, भाई कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ये मैथ्स है, मैथ्स से आप समझ गए होंगे, cos फाई की वैल्यू 1 ली है तो ये मैक्सिमाइज होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई आर मैक्सिमम होगा। ये सब मैथ्स है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा। अभी एक चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं, एक भाई की फरमाइश शुरू हो गई, सर रे ऑप्टिक्स कब स्टार्ट होगा। स्टार्ट जल्दी होगा भाई, जब ये खत्म होगा तो स्टार्ट होगा, काहे परेशान हो। क्या इसको नहीं पढ़ना है क्या तुम्हें, ये नहीं आ रहा है क्या, या ये नहीं आएगा। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप क्या बोलोगे कि आई आर आपका मिन होगा, है ना। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई आर विल बी मिनिमम। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई आर जो अपना होगा वो मिन होगा, है ना। आई आर मिनिमम होगा, और आई आर मिनिमम कितना होगा, पहले लिख देता हूं। है ना, तो फॉर आई आर मिन कॉस फाई जो अपना होगा वो -1 होगा। बोलो कॉस फाई की वैल्यू -1 होगी। क्लियर है। तो आई आर मिन होगा तो कॉस फाई अपने पास -1 होगा। कॉस फाई अगर अपने पास -1 होगा तो आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो फाई का 2n+1 π/2 ही होगा ना, π/2 ये भी लिख सकते हो। देखो इसके दो हो सकते हैं, आप लोगों को बेटर पता है, और ये भी हो सकता है 2n-1 π/2 ये भी लिख सकते हैं। दोनों सॉल्यूशन ट्रू है। क्लियर है। अब यहां पे n जो है अपना क्या हो जाएगा, यहां पे अगर 2n+1 लेके चलते हो तो आपको n 0 से शुरू करना होगा और कोई बात नहीं है, और अगर आप ये लेके चलते हो तो आपको n यहां पे 1 से शुरू करना होगा। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई भी कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, 2n+1 π/2 या फिर 2n-1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में ये आपकी कंडीशन बनेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, वो हो जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जो होगा 2π/λ इंटू इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस। तो इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस आप क्या बोलोगे, जो डेल्टा एक्स होगा इसको लिख सकते हो 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, फाई को 2n+1 π/2, है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 ये π/2 क्यों कर रहा हूं यार, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो। -1 है ना, -1 है ना भाई, ये -1 है ना, अरे -1 है ना। π/2 क्यों लिख रहे हो, तुम लोग भी लिखे जा रहे हो। जीरो थोड़े, cos फाई 0 थोड़े कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1 होगी ना,
तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, 2n+1 पाई होगा ना भाई, पाई होगा 3 पाई 5 पाई 7 पाई, तो इसीलिए तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 2n+1 λ/2, है ना। और इसको लेके चलोगे तो आप बोल सकते हो डेल्टा x इक्वल टू 2n-1 λ/2। अंतर वही है, आपको पता ही है कि इसके लिए आप जब करोगे, अगर ये कंडीशन लेके चलोगे तो 1 2 3 1 से शुरू करोगे, सॉरी 0 से, और इसको लेके चलोगे तो n1 0 से शुरू करो, 1 से शुरू करोगे। ठीक है, तो इन दोनों को आप कोई भी कंडीशन एक कोई ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक ध्यान रख सकते हैं। तो दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर, है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमाइज होगी। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमाइज होगी। तो आर मिनिमम की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इतना कुछ कर लिया है तो आर मिनिमम की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इधर आपको दिखेगा नहीं तो इधर लिख देता हूं, आर मिनिमम की वैल्यू, आर मिनिमम वो हो जाएगा अंडर रूट, सॉरी cos⁵ है तो ये हो जाएगा, चलो मैं आगे ही लिख देता हूं, तो आर मिनिमम अपने पास हो जाएगा I1 प्लस I2 -2 अंडर रूट I1 I2 होगा। तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा। तो आप रेशियो IR मिन और IR मैक्स का रेशियो भी आप बता सकते हो अब आसानी से, IR मैक्स अपॉन IR मिन। ठीक है, वो अपना वही है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन में अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2। पूरे का स्क्वायर भी बच्चे भूल जाते हैं जल्दी में। ठीक है, स्क्वायर करना भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, इस पे खूब क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी सारे। जैसे मान लो एक बहुत ही जेई मेंस टाइप एक सवाल कि फाइंड द रेशियो ऑफ IR मैक्स, आया भी हुआ है, टू IR min if amplitude, if the ratio of amplitude are in the ratio 2:1। तो जल्दी से इसका आंसर दे दो, जल्दी से इसका आंसर दे दो। बोर्ड लेवल या जेई मेंस लेवल का सवाल है ये। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ IR मैक्स टू IR मिन इफ रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड आर इन द रेशियो 2:1। अरे ये तो बता दो जाते जाते, सही एक ही बार में। बाई 2 नहीं आएगा, कौन सा बाई 2 नहीं आएगा, कौन सा बाई 2 नहीं आएगा भाई, मैंने कहा बाई 2 लिखा है, कौन सा बाई 2 कह रहे हो, समझ नहीं पा रहा हूं, बाई 2 कौन सा कह रहे हो। 9:1, ओके। एक बच्चे ने आंसर दिया है, कर्मा ने दिया है 9:1। हाँ, π/2 नहीं आएगा, वो तो हो चुका, वो तो पुरानी कहानी है। π/2 तो नहीं आएगा, वो तो सही कह रहे हो आप। π/2 कहाँ आ रहा है, पाई लिया है, ये 2 तो 2π/λ वाला 2 है मेरे भाई।
पाई लिया है, पाई बाई 2 नहीं, करेक्ट कर दिया था मैंने, वो करेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। सही है, सभी बच्चों ने कर ही लिया है, ठीक है। तो ये सभी लोग कर चुके हो, तो आप A1/A2 एक तरीके से 2:1 है ना। तो A2² अपॉन A1², इस टाइप के सवाल करने में मुझे बहुत भारी मन लगता है। A1² अपॉन A2², ये हो जाएगा 4:1, और A1² अपॉन A2² एक तरीके से क्या है तुम्हारा, I1/I2, ये है 4:1। बोलो भाई, तो I1 I2 आ चुका है, तो आप IR मैक्स, इस टाइप के सवाल काफी आए हुए हैं। आप PYQ में जब करने लगोगे, जब करोगे तो आपको खुद ही दिखेगा। तो आपके पास ये हो जाएगा √4 + 1 का स्क्वायर अपॉन में √4। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए है मेरी तरफ से गिफ्ट। तो ये है अपने पास, क्या हो जाएगा 2 + 1, तो 9 अपॉन ये 2 - 1, तो ये हो जाएगा 9:1। ये आया हुआ सवाल है जेई मेंस में, ठीक है, और आपके बोर्ड में भी आता है। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए चलो इतना ही, ठीक है। इंटरफेरेंस की बेसिक, आज हमने वेव ऑप्टिक्स की बेसिक थ्योरी की है। अपना मेन इंटरफेरेंस जिस एपरेटस पे शो होगा, जिस एक्सपेरिमेंट को किया गया इंटरफेरेंस देखकर, वो है अपना YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो जो, तो उस पे बहुत अच्छे सवाल भी बनते हैं। तो कल जो है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग अभी तो कुछ पहला लेक्चर है, 2-4 लेक्चर हो जाए तो फिर आपको क्वेश्चंस के लिए बोलूंगा, क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी मत करिएगा। हाँ, रिवीजन जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई, रिवीजन जो है 11th की पूरी जो है कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए।